मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए वो स्प्लिट एसी पर लेकर आया हूँ। जितने भी स्प्लिट एसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बाहर इसके जो ऐप पर दे रखे हैं या पीडीएफ में दे रखे हैं, जो आईटीआई के सीवीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चन देखेंगे। लगभग 25 से 27 के लगभग क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, इसकी चैप्टर भी आपका एक्सप्लेन हो जाएगा सर क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, जब आप ऐप जाओगे आप बाहर इसके लैब पर, तो यहाँ आपको शो करेगा पूरी तरीक़ा से कि ये सेमेस्टर 2 के मैं चैप्टर उठा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर सारे कराऊंगा, सारे कुछ चैप्टर पहले करा चुका हूँ, अब करा रहा हूँ। ठीक है, जितने भी हैं दोनों जी बाइलिंगुअल रहने वाले हैं आपके, इंग्लिश हिंदी दोनों में। जैसे स्प्लिट एसी यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कौन सा वाला पार्ट इंडोर होता है, ये इंडोर यूनिट है आपका। ठीक है, यहाँ ड्रेन पाइप है आपका। ठीक है, ये उसका अंदर का ब्लोअर है जहाँ से हवा वगैरह मिलती है, फैन ब्लेड से बोलते हैं, ये फैन मोटर है। ये इलेक्ट्रो फिन्स हैं, सारी साइड लगी होती हैं एल्यूमिनियम की। ये मेन बोर्ड है, यहाँ हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है विच कंपोनेंट्स बिलोंग टू द इंडोर यूनिट ऑफ स्प्लिट एसी। तो स्प्लिट एसी का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है, ठीक है, जो इंडोर यूनिट के साथ में होता है, इंडोर यूनिट में होता है। कंप्रेसर है, कंडेंसर है, एवोपरेटर है या ड्रायर है। ठीक है, नॉर्मल सी अगर हमने थोड़ा सा भी पढ़ा है, अगर बेसिक आइडिया है स्प्लिट एसी के बारे में, दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपका इंडोर यूनिट, एक होता है आउटडोर यूनिट। तो आउटडोर यूनिट में क्या क्या लगा होता है, आपका कंप्रेसर लगा होता है, कंडेंसर लगा होता है और ड्रायर लगा होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी वाला क्या है, इंडोर यूनिट के लिए इवोपरेटर होता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्रोल ओपन द कंप्रेसर मोटर सर्किट इन द इवेंट ऑफ द कंटिन्यूस ओवरलोड। अगर हमारा कंप्रेसर बार बार लगातार चल रहा है उस कंडीशन में, ठीक है, तो और ओवरलोड हो रहा है, तो उस सर्किट में मोटर कौन सा पार्ट ऐसा होता है जो कि मोटर सर्किट कंप्रेसर को कंट्रोल करता है। तो हमारा क्या होता है, बाई मेटल थर्मोस्टेट होता है, लेकिन थर्मोस्टेट लगा किससे होता है आगे, हमारा बाई मेटल स्ट्रिप। बाई मेटल स्ट्रिप आगे संपर्क करता है, कितना टेम्परेचर बढ़ चुका है उसके हिसाब से थर्मोस्टेट स्विच ऑफ करा देता है कंप्रेसर को। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है हमारे यहाँ पर, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 3 है विच मोटर इज यूज टू ड्राइव द ब्लोअर ऑफ इंडोर यूनिट इन डक्टेबल स्प्लिट एयर कंडीशनर। तो आपकी जो डक्टेबल स्प्लिट एयर कंडीशनर होती है अभी इंडोर वाली, ठीक है, तो इंडोर यूनिट के ब्लोअर में चलाने के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है, शेडेड पोल मोटर, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो राइट आंसर है हमारे यहाँ पर परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, स्थायी विभाजन संधारित्र मोटर। क्वेश्चन 4 है विच फैन इज यूज इन कंडेंसिंग यूनिट ऑफ डक्टेबल स्प्लिट एयर कंडीशनर। कौन सा फैन इस्तेमाल किया था कंडेंसिंग यूनिट में डक्टेबल स्प्लिट एयर कंडीशनर में। क्या फॉरवर्ड क्योर फैन इस्तेमाल हो सकता है, सेंट्रीफ्यूगल हो सकता है, प्रोपेलर फैन इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडियल फैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 है विच कंपोनेंट बिलोंग्स टू द आउटडोर यूनिट ऑफ स्प्लिट एसी। ऐसा कौन सा अभी इंडोर यूनिट के बारे में देखा था हमने, ठीक है, अब क्या यहाँ पर आउटडोर यूनिट है। तो आउटडोर यूनिट जो बाहर रखा जाता है ना, तो अभी मैंने पढ़ा था कंप्रेसर किसका होता है, आउटडोर यूनिट का होता है। ठीक है, ब्लोअर, एयर फिल्टर, अब यहाँ आउटडोर का ही पूछा है, तो हमारा राइट आंसर क्या है, कंप्रेसर। ये ब्लोअर सारा क्या है, ब्लोअर भी इंडोर का है, एयर फिल्टर इंडोर यूनिट में लगा होता है, एवोपरेटर कॉइल भी इंडोर यूनिट में लगा होता है। राइट आंसर क्या है हमारा, कंप्रेसर। कंप्रेसर किसमें लगा होता है, आउटडोर यूनिट में। जैसे यहाँ डायग्राम देखा ना, देखो ये हमारा इंडोर है पूरा का पूरा। ठीक है, ये इंडोर यूनिट दिखा रही है, रिटर्न एयर यहाँ से आती है, एयर फिल्टर लगा होते हैं इसके ऊपर, प्लाज्मा जनरेटर लगा होता है साथ में इसको रोकने के लिए। ठीक है, यहाँ देखो ये फिल्टर दिखा रखा है पूरा का पूरा। विच मटेरियल यूज टू मेक द डक्ट्स इन स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी को या स्प्लिट एसी में डक्ट्स जो बनाई जाती हैं, डक्ट किस चीज़ की बनाई जाती हैं, किस मटेरियल की बनाई जाती हैं, थर्मोकोल की, जीआई शीट की, वुड की या फाइबर की। तो राइट आंसर क्या है हमारा, जीआई शीट। ठीक है, जीआई का मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन, और गैल्वेनाइज का मतलब क्या होता है, जब हम आयरन को जिंक के सॉल्यूशन में डुबाकर निकालते हैं तो वो गैल्वेनाइज होता है, उसमें जंग वगैरह आसानी से नहीं लगती है। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन विच टाइप ऑफ स्विच इज यूज टू कंट्रोल द रूम एयर टेम्परेचर इन स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी में कमरे के वायु तापमान को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के स्विच का उपयोग किया जाता है। ओवरलोड प्रोटेक्टर का हो सकता है, थर्मिस्टर स्विच का हो सकता है,
मैनुअल स्विच का हो सकता है, थर्मल रिले का हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, थर्मोस्टेटिक स्विच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। विच टाइप ऑफ फैन ब्लेड इज यूज्ड विद आउटडोर यूनिट ऑफ स्पीड एसी में जो फैन ब्लेड लगा होता है वो किस प्रकार का लगा होता है। आउटडोर यूनिट मतलब कंडेंसर कॉइल को ठंडा करने के लिए। वेन टाइप का, गाइडेड वेन का, प्रोपेलर या सेंट्रीफ्यूगल। राइट आंसर क्या हमारा, प्रोपेलर टाइप का लगा होता है, ठीक है। हाउ मैनी फैन मोटर आर यूज इन स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी में कितनी फैन मोटर लगी होती हैं। तो कॉमन सेंस का सिंपल सा आंसर है, इंडो यूनिट में लगी होंगी, कुछ आउटडोर यूनिट में लगी होती हैं। तो कितनी लगी होती हैं, कुल मिला के हमारी 2, 3, 5 ऑप्शन दे रखे हैं। राइट आंसर हमारा क्या है, ए वाला, ठीक है। 2 होती है, एक ब्लोअर के लिए चलाने के लिए होती है इंडोर के लिए, एक बाहर के लिए होती है आउटडोर के लिए। व्हाट विच टाइप ऑफ फैन ब्लेड यूज्ड विद द इंडो यूनिट। इंडो यूनिट में किस प्रकार का फैन ब्लेड इस्तेमाल किया जाता है, गाइडेड वेन, ब्लोअर, एक्जियल वेन। वही पढ़ा था, ब्लोअर यूज किया था, ठीक। कौन सा यूज किया था, ब्लोअर। राइट आंसर हमारा भी हो जाएगा। जैसे यहाँ ये आपका दे रखा है आउटडोर यूनिट, ठीक है। यहाँ जो लगा है ना तो फैन ब्लेड लगा हुआ है, इस फैन ब्लेड का टाइप पूछा था कौन सा लगा हुआ है ना, तो हमारे प्रोपेलर टाइप का लगा होता है। फ्लो कैसी होती है, यहाँ पर एयर आउटलेट, यहाँ से एयर निकल रही है, ठीक है। फ्रंट पैनल है हमारा, यहाँ से एयर पीछे से सक करता है एयर को, या बाहर निकालता है, ठीक है। वेयर द रेफ्रिजरेंट इज स्टोर इन स्पीड एयर कंडीशन ड्यूरिंग पंप डाउन ऑपरेशन। अगर हम पंप डाउन ऑपरेशन करते हैं तो रेफ्रिजरेंट कहाँ स्टोर, पंप पहले समझो पंप डाउन क्या होता है। पंप डाउन का क्या मतलब होता है, जब हमको एसी को दूसरी जगह सेटअप करना हो, या कोई फॉल्ट है उसमें किसी कारण से, या कुछ ऐसा करना है कि हमको एसी को दूसरी जगह ले जाना हो, वहाँ से हटाना हो, ठीक है, रिप्लेस करना हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उसके रेफ्रिजरेंट को हम आउटडोर में स्टोर करते हैं। तो आउटडोर के किस पार्ट में स्टोर किया जाता है, क्या एक्यूमीटर में किया जाता है, या कंप्रेसर में किया जाता है, या इवेपोरेटर में किया जाता है, या कंडेंसर में किया जाता है। तो राइट आंसर क्या है हमारा यहाँ पर, डी वाला। किस में किया जाता है, कंडेंसर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज प्रेफर्ड बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर यूनिट इन डक्टेबल स्प्लिट एसी। डक्टेबल स्प्लिट एसी, डक्टेबल स्प्लिट एसी आप ऐसे समझ सकते हो जैसे हम बस में आते हैं ना एक तरीका से, तो बस में जो एसी वाली बस होती है तो छोटे छोटे डक्ट्स बने होते हैं, ठीक है, जहाँ से हवा आती है, तो उनको डक्टेबल स्प्लिट एसी का एक अच्छा एग्जाम्पल मान सकते हो आप। डक्टेबल स्प्लिट एसी स्थापना में इंडोर और आउटडोर इकाइयों के बीच कौन सी क्षैतिज दूरी पसंद की जाती है। सबसे प्रेफरेबल दूरी कितनी होनी चाहिए, 15 मीटर, 12 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर। राइट आंसर क्या है हमारा, 12 मीटर। 12 मीटर दूरी सफिशिएंट होती है, अच्छी होती है, प्रेफर्ड की जाती है ना। और ज़्यादा कर लेंगे तो प्रेशर ड्रॉप होने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच प्रोसेस इज डन फर्स्ट इन स्प्लिट एसी फॉर शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अभी पढ़ा था हमने, राइट आंसर आपको पता होगा इसके बारे में से। एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग के लिए स्पीड एसी में कौन सी प्रक्रिया पहले से की जाती है। मतलब हम एक एसी यहाँ लगी हुई है, इसको दूसरी जगह स्थान डी पर ले जाना है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा, क्या प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, एवोक्यूएशन करना पड़ेगा, पंप डाउन करना पड़ेगा, वैक्यूमाइजेशन करना पड़ेगा, या वैक्यूम करना पड़ेगा आपको। राइट आंसर है क्या, पंप डाउन। पंप डाउन में क्या करते हैं हम इसका, कि हमको इस जगह से अगर दूसरी जगह एसी पहुंचाना है तो हम रेफ्रिजरेटर किस में स्टोर कर लेंगे, आउटडोर यूनिट में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एसी लगा हुआ है, ये वॉल माउंटेड ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट लगे होते हैं आपको जो दीवार पर लटकाने के लिए बोलते हैं, इनको ब्रैकेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉल माउंटिंग ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। ये रूफ है, देखो छत पर लगा रखा है इस तरह से, ये रूफ माउंटेड ब्रैकेट हो जाता है। ये फ्लर माउंटेड होता है जब हमको छत पे ही रखना हो, नॉर्मल सी बात है ना। ये दीवार पर लटकाना हो तो वॉल माउंटेड, छत पर रखना हो तो फ्लर माउंटेड, ठीक है। और इस तरह की छत है रूफ माउंटेड पर यूज करते हैं, ठीक है। जी भी लगा हुआ है, देखो फ्लोर माउंटेड यहाँ किस तरह से लगा हुआ है, इस तरह से हम ब्रैकेट को इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ भी लगा हुआ, कौन कौन से पार्ट होते हैं हमारा आउटर यूनिट में, ये आपकी ब्लेड लगा हुआ है, फैन ब्लेड, ठीक है। ये आपका कंप्रेसर लगा हुआ है यहाँ पर, ये बाल्ब लगे हुए हैं, सर्विस बाल्ब जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये साउंड जैकेट लगे होते हैं इससे कि आवाज़ वगैरह ज़्यादा ना हो। ये कंप्रेसर के पार्ट दिखाए गए हैं यहाँ, कंप्रेसर बेसिकली, ये रूट कंप्रेसर है, ये स्विंग कंप्रेसर है, ठीक है। ये स्क्रॉल कंप्रेसर का रखा है यहाँ, इस तरह से इसकी स्क्रॉल लगी हुई थी, जैसे बच्चों की खिलौने आते थे ना, पहले चाय वाले खिलौने आते थे कार वगैरह, तो उसमें इस तरह स्प्रिंग होती थी, स्क्रीन टाइप की होती है ना, हवा बननी, स्क्रॉलिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। ये आपके देखो यहाँ पर कंडेंसर दिखाया जा रहा है, यहाँ आउटडोर फैन लगा दे रखा है, आपका कंडेंसर दे रखा है, ठीक है। आउटडोर यूनिट में क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑपरेशन इज इन प्रोग्रेस। कौन सा ऑपरेशन यहाँ क्या हो रहा है, ये इंडो यूनिट है आपकी, इंडो यूनिट में क्या किया जा रहा है, सामने की ग्रिल खोली जा रही है,
या ब्लोअर फैन का टेस्ट किया जा रहा है, या कंडेंसर को साफ किया जा रहा है, या जो लोवर्स हैं उनको इकाइयों को खोला जा रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, फ्रंट को, फ्रंट की जो ग्रिल है ना उसको खोला जा रहा है। राइट आंसर क्या हमारा यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है 15, विच फैन मोटर स्पीड इज यूज विद आउटडोर यूनिट इन स्पीड एसी। जो आउटडोर यूनिट होती है स्पीड एसी की, जहाँ हमें पता है कंप्रेसर वगैरह कंडेंसर कॉइल वगैरह लगी होती है, तो उसमें कौन सी मोटर की गति की स्पीड इस्तेमाल किया जाता है, सिंगल स्पीड, डबल स्पीड, ट्रिपल स्पीड, 5 स्पीड। नॉर्मल सी बात है, वहाँ में यहाँ स्पीड के वेरिएशन जरूरत नहीं पड़ती, उसका यूज किया जाता है सिंगल स्पीड का, क्योंकि एक ही स्पीड पे वहाँ का आउटडोर जो फैन है वो चलता रहता है और कूलिंग प्रोवाइड कराता रहता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टार्टिंग कैपेसिटर इन CSIR मोटर। जो CSIR मोटर होती है तो उसमें जो स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाया था इसका क्या यूज है, क्या स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए, रनिंग टॉर्क देने के लिए, या पावर फैक्टर को सुधारने के लिए, या ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के लिए। तो राइट आंसर क्या है, स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाया था किस लिए, सिर्फ इनिशियल टॉर्क देने के लिए। ठीक है, क्योंकि जब भी मोटर वगैरह चलती है शुरुआत में जब स्टार्ट करते हैं, जितनी मोटर चलने वाली, चाहे आपकी वॉशिंग मशीन हो, चाहे आपकी सबमर्सिबल है घर में, या आपका मान के चलो फैन लगा होता है, तो वहाँ जब मोटर होती है ना वो रुकी हुई होती है, तो शुरुआत में उसको ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है, इसलिए हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। आउटडोर यूनिट देखते हैं। आउटडोर यूनिट देखो, यहाँ आपके आउटडोर यूनिट में क्या क्या लगा होता है। इस टायर में यहाँ आपका फिल्टर भी लगा होता है, साथ में आपका ये फिल्टर ड्रायर भी लगे होते हैं साथ में, है ना। तो देखो क्या क्या होता है, यहाँ से कंडेंसर से आता है इस जगह से, ये कैपिलरी ट्यूब की तरफ जाता है। यहाँ पर परफोरेटेड प्लेट होती है, छोटे हल्के हल्के छेद होते हैं अंदर, इनका काम क्या होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, और यहाँ क्या भरा होता है, आपका सिलिका जेल भरा होता है, इसका काम क्या है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। आउटडोर यूनिट ये आपका सर्विस वाल्व लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये रिवर्सिंग वाल्व है। रिवर्सिंग वाल्व वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ मान के चलो आपको दोनों का काम कर रहा हो, है ना, हीट पंप का भी काम करता हो इसी हमारा, वहाँ हमारा रिवर्स वाल्व लगा होता है, ये 4 वे वाल्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 4 वे वाल्व। ये सोलेनॉइड से कंट्रोल होता है। ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दे रखे हैं आपके किस तरह से। ठीक है, यहाँ आपके टर्मिनल्स दे रखे हैं पूरे के पूरे, ये आपकी रिले दे रखी है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पीरियोडिकल क्लीनिंग ऑफ एयर फिल्टर। अगर हम एयर फिल्टर को समय समय पर साफ करते रहें, पीरियोडिकली मतलब समय समय पर साफ करते रहें, ठीक है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ एयर हैंडलिंग, हवा से निपटने की मात्रा कम हो जाती है। इंक्रीज द स्पीड ऑफ फैन मोटर, जो फैन मोटर है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। डिक्रीज द कूलिंग कैपेसिटी, कूलिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है, साफ करेंगे तो कूलिंग कैपेसिटी कम होने को आई, तो ये तो आंसर गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, इंक्रीज द कूलिंग कैपेसिटी, इंक्रीज उसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है, ठंडा करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी वाला। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, हम एयर फिल्टर में जो एयर को सक करता है, एयर जो आती है तो वो धूल मट्टी को भी रोक लेता है, इसलिए हमारे एयर फिल्टर का इस्तेमाल किया। धूल मट्टी जो भी ऐसे डस्ट पार्टिकल्स है जो कि एसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या हवा जो फिल्टर होकर एसी में से आएगी वो हमको फिर वापस मिलेगी, तो हम एयर फिल्टर क्या काम करते हैं, जैसे नाम सजेस्ट करता है एयर फिल्टर, एयर को फिल्टर करने वाले फिल्टर। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल को ये रोक लेता है, तो उससे क्या होता है, एयर फिल्टर मिलते हैं, साफ सुथरे मिलते हैं, लेकिन खुद गंदा हो जाता है। तो कुछ समय बाद, समय समय 20 दिन 30 दिन या 25 दिन बाद या 1.5 महीने बाद एयर फिल्टर को प्रॉपर साफ कर लें। एसी वर्किंग प्रिंसिपल है, किस तरह से एसी काम करती है। यहाँ पर ये आपकी आउटडोर यूनिट लगी होती है, यहाँ आपका इंडोर यूनिट लगी होती है, यहाँ एवोपोरेटर कॉल होती है हमारी। ठीक है, व्हाट टनेज कैपेसिटी ऑफ स्पीड एसी यूनिट यूजेस 150 से 200 MFD। माइक्रो फैराडे कैपेसिटर है हमारा, स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर। 150 से 200 MFD वाला हमें कैपेसिटर इस्तेमाल करना है, तो कितने टन की एसी में इस्तेमाल होगा ये लगभग 1 टन, 1.5 टन, 2 टन। ठीक है, लगभग कितना यूज करेंगे, 2 टन। रेफ्रिजरेंट वाली एसी के लिए हम कितने का यूज करेंगे, 150 से 200 MFD स्टार्टिंग कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच बाल्ब हेल्प्स टू अटेंड मैकेनिकल फॉल्ट विदाउट वेस्टिंग द गैस इन स्पीड एसी। अगर स्पीड एसी में कोई मैकेनिकल फॉल्ट है तो उसको हम किस तरह से सही करेंगे विदाउट कि हम स्पीड एसी में कोई नुकसान ना छेड़ें, नुकसान किसी भी तरीके से नुकसान ना करें, काट पीट ना करें। तो किसकी मदद से हम उसमें कमी को चेक कर सकते हैं, क्या कमी है उसमें, क्या गेट वाल्व से चेक कर सकते हैं, फ्लोट वाल्व से चेक कर सकते हैं, सर्विस वाल्व से चेक कर सकते हैं, या एक्सपेंसिव वाल्व से चेक कर सकते हैं। राइट आंसर क्या है हमारा, सर्विस वाल्व से, जहाँ से हम गैस वगैरह डालते हैं ना इसी के अंदर आउटडोर यूनिट में। ठीक है, तो वो सर्विस वाल्व बोलते हैं उनको, उनकी मदद से हम चेक कर सकते हैं कि एसी में क्या कमी है। एक्चुअली हम प्रेशर चेक कर लेंगे कि एसी में कितना प्रेशर मेंटेन है। राइट आंसर हमारा
सी वाला। नेक्स्ट है विच इज द माउंटिंग लोकेशन ऑफ इवोपरेटर इन डक्टेबल स्पीड एसी। डक्टेबल स्पीड एसी में बाष्पीकरण को बढ़ते स्थान कौन सा है, मतलब इवोपरेटर का कौन सा स्थान है, इवोपरेटर कहाँ लगा होता है, फ्लोर माउंटिंग में, वॉल माउंटिंग में, सीलिंग माउंटिंग में या रूफ माउंटिंग में। ठीक है, तो कहाँ लगा होता है हमारा ये, सीलिंग माउंटिंग में लगाते हैं। ठीक है, इवोपरेटर। ये पूरा प्रोसेस है, आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके पूरा आराम से जूम करके देख लेना क्या क्या प्रोसेस है। प्रोसेस 1 में दे रखा पूरा कंप्रेशन, प्रोसेस 2 में कंडेंसेशन होता है, फिर थ्रॉटलिंग होता है। थ्रॉटलिंग मतलब कैपिलरी की मदद से, कंप्रेशन किसी में से होता है, कंप्रेसर की मदद से, कंडेंसेशन किसी में से होता है, कंडेंसर जिसमें हीट को बाहर निकाल दिया जाता है, कैपिलरी ट्यूब में प्रेशर ड्रॉप कर दिया जाता है। सारे पार्ट अच्छा से रखा, विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है यहाँ पर, आप एक बार देखोगे। लास्ट पे से होता है हमारा इवोपरेटर। इवोपरेटर में क्या होता है, जो रूम के अंदर लगा होता है आपका इन द यूनिट, वो एयर जो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है कॉइल्स के अंदर, वो रूम की एयर से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और वेपराइज हो जाते हैं। और किसके अंदर होता है, इवोपरेटर के अंदर होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिमोट कंट्रोल इन स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी में रिमोट कंट्रोल का क्या फंक्शन होता है, बहुत ही बच्चा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ये तो मुझे नहीं लगता शायद कोई आप ना पता हो, सब बच्चों को पता होगा। आर्द्रता सेटिंग के लिए, दबाव सेटिंग के लिए, पानी का निकास नियंत्रित करने के लिए, या एसी को चलाने के लिए सिग्नल भेजता है। नॉर्मल सी बात है, एसी को चलाने का सिग्नल भेजता है। ठीक है, व्हाट इज द कॉज फॉर द नॉइस फैन मोटर इन द आउटडोर यूनिट ऑफ स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी में जो बाहर वाला आउटडोर यूनिट है, उस आउटडोर यूनिट में फैन मोटर है वो आवाज़ कर रही है। क्या कारण है आवाज़ करने का, क्या उसकी बियरिंग चल गई है, या मोटर चल गई है, या शाफ्ट उसकी अटक गई है, या ब्लेड बैंड या ब्लेड टेढ़े हो गए। तो राइट सही आंसर चल तो रहा है। अगर नहीं चल रहा हो तो अलग बात है कि फैन मोटर नहीं चल रही है, लेकिन आवाज़ कर रही है। तो राइट आंसर क्या है, उसकी बियरिंग वॉर्न आउट हो गई है ना। नेक्स्ट है 23, हाउ द प्रेशर ड्रॉप ऑफ अ रेफ्रिजरेंट फ्लो इज मिनिमाइज ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ इंडोर एंड आउटडोर यूनिट्स इन डक्टेबल स्प्लिट एसी। मतलब डक्टेबल स्प्लिट एसी में इंडोर और आउटडोर इकाइयों की स्थापना के दौरान रेफ्रिजरेंट प्रभाव का दबाव कम कैसे होता है। क्या कारण है, कुछ रेफ्रिजरेंट फ्लो जो हो रहा है आउटडोर यूनिट से इंडोर यूनिट तक वो कम होने लग जाता है। अधिक जोड़ों के साथ पाइपलाइन, ज़्यादा जॉइंट्स है इसलिए, या जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ये हो सकता है। सिस्टम पाइप्स विद मिनिमम बेंड्स, सिस्टम के जो पाइप हैं उनमें कम से कम वेंड होने चाहिए, वेंड मतलब मुड़ाव होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम कॉपर की पाइप लगाते हैं यहाँ से, कोशिश ये करें कि ज़्यादा मुड़ाव ना हो, है ना। पल पल मुड़ाव देंगे, एक मुड़ाव यहाँ दे दिया, फिर ले गए, फिर एक जॉइंट दे दिया, फिर एक ले गए, फिर मोड़ दे दिया, फिर एक गए, फिर बैंड दे दिया। या इंस्टॉल यूनिट एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक हो सकता है दोनों यूनिट को दूरी पर रखो, काफ़ी दूर रखो। तो किस तरह से कैसे मिनिमाइज पूछा, मिनिमाइज मतलब कैसे कम कर सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा हमारा कि हमको कम से कम बैंड रखने हैं। ठीक है, मोड़ कम से कम रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 24 पे चलते हैं। तो 20 को इस तरह दिखाया, ये यूनिट होती है आपकी, ये आउटडोर यूनिट है। आउटडोर यूनिट में आपका देखो यहाँ फैंस लगा हुआ है, ये कंडेंसर फैन, यहाँ आपका कंप्रेसर लगा हुआ है, इसी में आपकी ये कैपिलरी ट्यूब वगैरह लगी हुई है साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द रीजन फॉर अ पुअर कंडेंसेशन इन स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी में अगर कंडेंसेशन पुअर हुआ, कंडेंसेशन का मतलब क्या है, जब हमारी आउटडोर यूनिट होती है, कंडेंसर जहाँ लगा होता है तो वहाँ से हीट निकाली जाती है, जो रेफ्रिजरेंट ने गेन की है इंडोर यूनिट में, उस हीट को बाहर निकालना है, गिव अप करना है। तो उसका क्या ऐसा कारण है कि वहाँ हीट कम से कम निकल रही है। तो क्वेश्चन ऑप्शन है हाई एम्बिएंट टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, या हमारा बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है। ठीक है, एम्बिएंट मतलब बाहर का टेम्परेचर, जो वातावरण का टेम्परेचर है। कंडेंसर ट्यूब लीक हो चुकी है, या ब्लोअर मैटर, जो ब्लोअर की मोटर है वो फेल हो चुकी है, काम करना बंद कर दिया है। तो राइट आंसर क्या है, हमारा बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से वो हीट को गिव अप नहीं कर पा रहा कंडेंसर हमारा। What is the effect on defective thermostat sensor in split AC? स्प्लिट एसी में हमारा जो थर्मोस्टेट है, ठीक है, उसका सेंसर डिफेक्टिव होता है, किसी कारण से खराब हो गया सेंसर। तो क्या क्या असर पड़ेगा, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो बिजली कम खाएगा, यूनिट कंज्यूम लेस पावर, कम बिजली खाएगा। इंक्रीज सुपरहीट बढ़ जाएगी। एसी यूनिट रन्स कंटिन्यूसली, एसी यूनिट है, एसी लगातार चलती रहेगी। रिले मेरे फंक्शन और रिले जो है वो खराब हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या है हमारा यहाँ पर, मेरे एक बार आंसर लगाने से बताने से पहले आप खुद से एक बार आंसर डिसाइड कर दिया करो, है ना, अपना लगा लो क्या आंसर है इसका। तो राइट आंसर क्या है, एसी लगातार चलती रहेगी, क्योंकि थर्मोस्टेट हमारा कंट्रोल करता है कि एसी को कब बंद कराना है कब नहीं। एसी ज़्यादा ठंडी हो जाती है, नॉर्मल रूम का टेम्परेचर सेट किया है हमने, मतलब रूम का टेम्परेचर 70 सेट किया है,
जब अगर 19 सेट किया 19 डिग्री सेल्सियस, अगर रूम का टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारी एसी जैसे ही 19 पहुंचता है तो नॉर्मल एसी बंद हो जाएगी। ये काम कौन करता है, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट में सेंसर लगा होता है, वो हीट के हिसाब से या कूलिंग के हिसाब से अपने आपको सिग्नल भेजता है थर्मोस्टेट का, थर्मोस्टेट उसको मशीन को बंद करा देता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रीजन फॉर एयर कंडीशनर रनिंग कंटिन्यूसली बट नो कूलिंग इफेक्ट। क्या ऐसा कंडीशन है कि एसी तो चल रही है भाई लेकिन कोई ठंडक नहीं पहुंच रही है। लोग शिकायत करते हैं कि हमारी एसी चल रही है लेकिन ठंडक नहीं कर रही यार, रात भर चला है ठंडा नहीं किया, क्या कारण है। तो ऑप्शन है कि जो कंडेंसेशन है बहुत बेकार हो रहा है, रेफ्रिजरेंट बहुत ज़्यादा है इसमें, या रेफ्रिजरेंट लीक हो चुका है, रेफ्रिजरेंट लीक हो रहा है या खत्म हो चुका है इसमें निकल कर, तो बार शायद या इसमें जो ऑयल है वो ज़्यादा हो चुका है। तो राइट आंसर है इसमें रेफ्रिजरेंट लीक हो चुका है। जैसे हमारा 15 अगस्त आ रहा है तो इस बार हर तिरंगा, हर घर योजना, हर घर हर तिरंगा होना चाहिए। कोशिश करो कि अपने घर पे एक इंडियन फ्लैग लगाएं। हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एक प्राउड का मोमेंट रहेगा हम लोगों के सबके लिए कि हम लोग आज़ादी की हम 75वीं एनिवर्सरी बना रहे हैं एक तरीका से, है ना। बहुत लोगों ने योगदान किया इस, तो उनको सैल्यूट करने के लिए एक इतना तो कर ही सकते हैं अपने देश को याद करने के लिए, है ना। 1 मिनट 2 मिनट के लिए कोई इतना टाइम नहीं है, एकदम 24 घंटे में आप मान के चलो आप 5 मिनट अपने देश के लिए दे दोगे तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे आप, है ना। हमारा देश हम लोगों को इतनी सर्विस देता है, इतना सब कुछ किया इन लोगों ने, तो हमारा भी एक ड्यूटी बनता है कि अपने देश के लिए कुछ करें, है ना। तो इसी के साथ थैंक यू। देखो मैं टाइम टाइम पे वीडियो ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, कोशिश करो आप पुरानी वीडियो भी रिवीजन करते रहो, है ना। फिर भी कोई डाउट है किसी तरह का, किसी टॉपिक पे स्पेशल वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, है ना। तो थैंक यू सो मच।